न्यूज आपके साथ मैं हूं कुणाल गोस्वामी। जी हां, एक मुलाकात जरूरी है। दरअसल राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की बड़ी और प्रचंड जीत के बाद अब सवाल यही है कि राज्य की कमान किसे मिलेगी। तीनों राज्यों में सीएम की कुर्सी किसे सौंपी जाएगी, इसे लेकर सियासी अटकलों और कयासों का बाजार गर्म है। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व सीएम को चुनने में कोई चूक नहीं करना चाहता। 2024 का लोकसभा चुनाव सर पर है। ऐसे में बीजेपी किसी भी बड़े नेता को नाराज करने का जोखिम भी नहीं उठाना चाहती। साथ ही साथ 2024 के जातीय समीकरण को साधने पर भी ध्यान देने में जुटी है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी को अपार जनसमर्थन मिला है। बीजेपी इन तीनों राज्यों की सत्ता पर काबिज हो रही है, लेकिन इसके बाद भी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। यह मुश्किलें इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि बीजेपी को तीनों ही राज्यों में मुख्यमंत्री का चयन करने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। यही वजह है कि चुनाव परिणाम आने के 4 दिन बाद तक बीजेपी 3 में से एक भी राज्य में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची। अब तक तीनों राज्य अपने मुख्यमंत्री की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने तेलंगाना को उसका नया सीएम दे दिया। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले नजर इस खास रिपोर्ट पर। साउथ के राज्य तेलंगाना में पूर्ण बहुमत पाने के बाद कांग्रेस पार्टी ने अपने पत्ते पूरी तरह से खोल दिए हैं। कांग्रेस ने युवा नेता रेवंत रेड्डी को मुख्यमंत्री बनाया है, जबकि भट्टी विक्रमार्क को डिप्टी सीएम का पद दिया गया है। इन दोनों के साथ ही तेलंगाना में 11 मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की है। इस समारोह में सोनिया, राहुल, प्रियंका गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत इंडिया गठबंधन के नेता भी मौजूद रहे। तेलंगाना की जनता को तो अपना नया सीएम मिल चुका है, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की जनता अब भी इसी इंतजार में टकटकी लगाए बैठी है, नए सीएम का ऐलान कब होगा। इस बारे में बीजेपी ने अब तक खुलकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन नए सीएम को लेकर सियासी हलचल जोरों पर है। सीएम के नाम को लेकर लगातार केंद्रीय नेतृत्व में मंथन और बैठकों का दौर जारी है। 6 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। माना जा रहा है कि इस दौरान दोनों नेताओं ने मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर चर्चा की। पीएम मोदी से मुलाकात के कुछ घंटों बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह की भी बैठक हुई। जेपी नड्डा ने बीजेपी के महासचिवों के साथ भी अहम बैठक की, लेकिन इसके बाद भी सीएम का ऐलान नहीं हुआ। बीजेपी के जीते हुए तीनों ही राज्यों में राजनीतिक हलचल बढ़ी हुई है। खासकर कि राजस्थान में वसुंधरा राजे फुल एक्शन मोड में दिखाई दे रही हैं। विधानसभा चुनाव के नतीजे आते ही सबसे पहले तो उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने कई विधायकों के साथ भी मंथन किया। वहीं अब वसुंधरा राजे दिल्ली पहुंच चुकी हैं और उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने का वक्त मांगा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि आज ही ये मुलाकात हो सकती है। तो वहीं मध्य प्रदेश में भी हलचल तेज है। सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार एमपी के कई जिलों का दौरा कर लोकसभा की सभी 29 सीटें जीतने की बात कह रहे हैं। तो खबरें ये भी है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी जेपी नड्डा से मिलने का समय मांग लिया। और छिंदवाड़ा की जनता को, आज छिंदवाड़ा की जनता को मैं शिवराज सिंह चौहान विकास की गारंटी का वचन देता हूं। विकास की गारंटी का 7वां विधानसभा क्षेत्र में हम विकास करेंगे। नहीं छोड़ सकते छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा वालों को, नहीं छोड़ सकते। साथों हमारे विधानसभा के जो हमारे साथी हैं, चाहे वो छिंदवाड़ा के हों, सौसर के हों, जुन्नारदेव के हों, परासिया के हों, चौरई के हों, अमरवाड़ा के हों, पांडुर्णा के हों, चिंता मत करना मेरे बहनों और भाइयों। आज ये भाई वचन देने आया है, मैं हर पल आपके साथ खड़ा रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके साथ खड़ी रहेगी। 2024 में फिर मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, कोई संदेह नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में कोई कसर बाकी ना रह जाए। पिछले बार हम 29 में से 28 सीटें जीते थे, एक छिंदवाड़ा नहीं जीत पाए थे। आज से हम मिशन 2024 प्रारंभ कर रहे हैं कि 29 में से 29 की 29 सीटें
कुल मिलाकर देखा जाए तो राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ तीनों ही राज्यों में सीएम उम्मीदवार को लेकर बीजेपी के बड़े नेता अपना पूरा जोर लगा रहे हैं और आला कमान पर दबाव डालने की कोशिशें होती हुई दिखाई दे रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखा आपने, आखिरकार 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में 3 महत्वपूर्ण राज्य है जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत और प्रचंड जीत के बाद अब अपना स्थायित्व हासिल कर लिया है, लेकिन मुख्यमंत्री के लिए ये तीनों ही राज्य तरस रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। 3 बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपको उनसे रूबरू करवा दें। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अजय तिवारी हैं, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ कुमार जी हैं, बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया आपका। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक दिनेश सिंह जी भी हैं। दिनेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया। दिनेश जी, शुरुआत में आप ही से कर रहा हूं। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में भले ही कांग्रेस पिछड़ गई हो, लेकिन कांग्रेस ने मुख्यमंत्री का नाम ऐलान करने के साथ साथ शपथ ग्रहण समारोह को आयोजित करने में एक कदम लीड ले लिया है। तेलंगाना को तो उसका मुख्यमंत्री मिल गया, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, यहां की जनता अभी भी इंतजार कर रही है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। नमस्कार कुणाल जी, आपको जो को पैनलिस्ट उनको मेरा नमस्कार। देखिए, सबसे पहले जैसे अगर बातचीत हम लोग करें, देखिए कि कयास है जैसे कि 3 तारीख को जब रिजल्ट थे तो रिजल्ट के बाद में एक जो राज्य था उसमें जो लीड मिली कांग्रेस को मिली, बाकी 3 में अच्छा प्रदर्शन जो है, मतलब अच्छा प्रदर्शन तो भाजपा ने 4 में किया, लेकिन 3 में जैसे ये मान के अप्रत्याशित जो है एक तरह से मतलब कि एक तरफा मैंडेट जो मिला, तो अपने आप में एक मतलब ऐतिहासिक था। और देखिए जिस तरीके से जो चुनाव था कुणाल जी, वो लगा गया था पीएम मोदी के चेहरे पर, तो एक तरह से जो केंद्रीय नेतृत्व है भाजपा का वही तय करेगा कि कौन बने कौन नहीं। उसमें पैरामीटर्स अलग अलग हो सकते हैं कि कौन जो है कि कितना लोकप्रिय है, किसका कितना प्रशासनिक अनुभव है। जैसे छत्तीसगढ़ से हम लोग शुरू करें तो कल तक जैसे कि एक बड़े 2 चेहरे थे। अरुण साव थे जो कि ओबीसी का बड़ा चेहरा है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। उसके अलावा जैसे कि ओपी चौधरी थे, तो उनके बारे में अमित शाह ने पहले बोला था कि जल्दी ये बड़े आदमी बनने वाले हैं। अब एक मतलब नई तरीके से विष्णुदेव साई जो है, तो वो मतलब ट्राइबल बड़े लीडर हैं और पहले केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, तो उनका नाम एक तरह से मतलब कि पुरजोर तरीके से सामने आ रहा है। और भी अन्य चेहरे हैं, लेकिन भाई कि एक तरह से मतलब उनको मान के चले हैं। और दूसरा उसके अलावा जैसे कि आते हैं मध्य प्रदेश में एक तरह से है कि अभी इस टाइम पे मतलब काफी ऊपर जो है वो 2 नाम है। मतलब उन्होंने ये बोले कि मोहम्मद शिवराज जी जो हो गए वो हो गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो गए। तो दोनों ही अपनी जगह पे मजबूत और कद्दावर नेता हैं। किसको केंद्रीय नेतृत्व तय करता है वो सब अलग बात है, लेकिन मेन जो पेज जो फंसा हुआ है कुणाल जी वो है राजस्थान। क्योंकि राजस्थान में है कि मतलब इन सभी पैरामीटर्स को लेकर के भी अलग अलग कम से कम 4-5 चेहरे हैं। वसुंधरा जी हो गई, ओम प्रकाश माथुर जी हो गए, अश्विनी वैष्णव जी हो गए, दिया कुमारी जो है उनको भी मतलब कि प्रोजेक्ट किया जाए, राज्यवर्धन राठौड़ हो गए। तो इस प्रकार से मतलब कि 4-5 बड़े चेहरे हैं। बाबू बालकनाथ है, वो भी मतलब कि जैसे पब्लिक जो है काफी चाहती है उस तरीके से उनको भी। तो उस प्रकार से चीजें हैं। अभी किस तरह मतलब से कि ऊंट तो देखिए जैसे पहले बोलते थे कि ऊंट किस करवट बैठेगा, लेकिन ऊंट तो पूरा आकर के भाजपा के कार्यालय में आके बैठ चुका है, बैठ गया है। लेकिन सर वो किसकी तरफ मुंह करेगा और किसकी तरफ पूंछ कर देगा ये भी तो पता नहीं है। डॉक्टर अजय तिवारी जी, कितना मुश्किल हो गया है बीजेपी के लिए। एक अनार कई बीमार, तो ये अनार किसके हाथ लगने वाला है सर? जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके 10 चैनल के दर्शकों को और भारत देश की प्रत्येक जनता को प्रणाम करता हूं, आप सभी को प्रणाम करता हूं। भारतीय जनता पार्टी हर बार चुनाव के लिए तैयार रहती है और भारतीय जनता पार्टी हर बार ये कहती है कि चुनाव हमारे लिए कोई मीनिंग नहीं है, चुनाव में हम रणनीति तय करते हैं। और रणनीति ऐसी तय की नरेंद्र मोदी जी ने कि नरेंद्र मोदी जी का गारंटी और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अपने प्रलोभन सिस्टम ने काम किया और तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत के साथ जीत हुई है। ये निश्चित है कि शिवराज सिंह पाटिल जी मध्य प्रदेश, वसुंधरा राजे जी राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विजय जी के साथ सिंपैथी निभाते हुए मेरे हिसाब से उत्तर प्रदेश के तर्ज पर एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। उसका कारण इतना है कि लड़ाई बहुत हो रही, इनके पास कैंडिडेट बहुत हैं। अब राजस्थान में 3-3, 4-4 आदमी हैं, दिया कुमारी हैं, किसको किसको ये संभालेंगे। तो ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश के तर्ज पर जैसे ब्रजेश पाठक और मौर्य जी को डिप्टी सीएम बनाया है, ये उन्हीं में से 2 डिप्टी सीएम और 1 चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। और चीफ मिनिस्टर ये वसुंधरा राजे को ही हो सकता बनाए, शिवराज
सिंह चौहान साहब को ही हो सकता बनाए। उसका कारण ये है कि इन लोगों को अभी 2024 के चुनाव से पहले झटका देना बिल्कुल ठीक नहीं है। इन लोगों का सम्मान करना भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी भी है कुणाल जी। ठीक है, ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा सर। इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर शाम 5 बजे जेपी नड्डा से वसुंधरा राजे मुलाकात करने जा रही हैं। राजस्थान में जीत के बाद ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे लगातार अपने पक्ष में शक्ति प्रदर्शन का जौहर करती नजर आ रही हैं और इसी बीच उन्होंने कल ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात का वक्त मांगा था। आज मुलाकात है और वसुंधरा राजे दिल्ली जा पहुंची हैं और दिल्ली में अब उनके साथ कुछ पेपर्स हैं। अमिताभ कुमार जी, ये स्थितियां कितनी पेचीदा होती जा रही हैं। वसुंधरा राजे जी शक्ति प्रदर्शन करती नजर आ रही हैं। कहा गया कि भाई 50 से 60 विधायकों का समर्थन उनके साथ है और हम देख रहे हैं कि एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जहां पर वो निर्दलीय विधायक जो जीते हैं उनको बाकायदा सेल्फ कॉल कर रही हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रही हैं और उज्जवल भविष्य की कामनाएं कर रही हैं। लॉबिंग तो शुरू हो गई है। अब राजस्थान में जो यहां पर दिनेश जी और अजय जी कहते नजर आए कि पेंच सबसे ज्यादा यहीं फंसा है और यहीं पर सबसे ज्यादा शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। और बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ वहां के नेता थोड़े शांत बैठे हुए हैं। नहीं, मुझे लगता है कि पेंच वेच कोई नहीं फंसा हुआ है। मोदी जी बहुत स्पष्ट रहते हैं और केंद्रीय नेतृत्व जो है मुझे लगता है कि कुछ निर्णय करके बैठा हुआ है। वो अपने हिसाब से समय से वो चीजों को घोषित करेंगे। हाल में ही आपको याद होगा कि मोदी जी ने 4 नई जातियां बना दी है ना, महिला, युवा, गरीब, किसान। तो मुझे लगता है कि उस फार्मूले पे कुछ निर्णय इस बार होने वाला है कि अगर बने बनाए लोगों को ही आगे बढ़ाना होता तो अब तक घोषणा शायद हो चुकी होती। ठीक है, जिस तरीके से आपने देखा कि चुनाव लड़ते वक्त किसी को भी चेहरा नहीं बनाया गया, चाहे वो कितना भी कद्दावर हो, चेहरा नहीं बनाया गया। चेहरा नहीं बनाने का मतलब है कि कुछ अलग इरादा था मन में और उसी का मुझे यहाँ पे दिख रहा है। नहीं, लेकिन चेहरे का ऐलान ना करना भी तो इस तरफ इशारा कर रहा था कि कहीं लॉबिंग ना शुरू हो जाए। अगर एक चेहरे को हम प्रोजेक्ट कर देंगे तो बाकी चेहरे के जो समर्थक हैं वो ठंडे ना पड़ जाएं और अगर उसी हिसाब से काम हुआ तो फिर सर जीत का सब बहुत महत्वपूर्ण कारण यह था कि मतदाताओं के साथ साथ कार्यकर्ता भी भ्रम में थे कि अगर पार्टी जीती और मुख्यमंत्री हमारी पार्टी का हुआ तो शायद 1% चांस ये भी है कि हमारे गुट का जो नेता है वो सीएम की कुर्सी पर जा बैठे। पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से निर्णय होते हैं, आप हमेशा जान लीजिए कि ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी बात की बहुत चिंता नहीं करती कि किसका चेहरा कैसा है। उस लिहाज से अगर देखें तो अगर ये लोग पहले से चेहरा बता भी देते तो वसुंधरा राजे निश्चित रूप से सबसे कद्दावर थी उस वक्त इलेक्शन के पहले तक, ठीक है ना, और मुख्यमंत्री रह चुकी थी। शिवराज सिंह चौहान तो थे ही और रमन सिंह भी कद्दावर थे, नहीं किया इन्होंने। तो इसका मतलब है कि कुछ अलग है मन में जी, अलग ढंग से इस बार जाने का है। ठीक है, दिनेश जी, क्या कुछ मन में चल रहा है केंद्रीय आलाकमान के, आप कुछ एनालाइज कर पाए सर? क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि बीजेपी के अंदर ये बात बहुत जग जाहिर है कि जो व्यक्ति अपना शक्ति प्रदर्शन करता है या फिर ज्यादा अपनी लॉबिंग करता है सबसे पहले उसको साइडलाइन किया जाता है। वहां पर एक ऐसे चेहरे पर मोहर लगाने का काम ज्यादा होता है कि जो वाकई में ग्रास रूट पर काम करता हुआ नजर आए। और आपको एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो फिर आपको उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक याद होगा, जितने दिग्गज बड़े नेता थे सब साइडलाइन हुए और ऐसे चेहरों को मुख्यमंत्री की कमान दी गई जो कहीं भी सिनेरियो में नहीं थे। जी बिल्कुल, आपने ठीक बोला। मतलब इसका एक एग्जांपल और भी है, अपने दिल्ली के पड़ोस में खट्टर जी को जैसे बनाया गया, उनका कहीं दूर तक मतलब आता पता नहीं था कि ठीक है उनको बनाया जा सकता है, लेकिन एकदम से मतलब कि जैसे मोदी जी ने अपने जो नाम था अनाउंस किया कि आज से जो सीएम जो है खट्टर जी होंगे, तो उस प्रकार से हो सकता है कोई अप्रत्याशित जो है चेहरा, वो भी जैसे कि अब छत्तीसगढ़ में जो प्रभारी वहां के वो मथुर जी हैं, उन्होंने स्वयं बोला, मतलब वहां का मान के चलिए कि जीत जो थी, मतलब किसी तरीके से लगता था कि ठीक है 45-46 मतलब बिल्कुल नेक टू नेक बिल्कुल फाइट थी और ऐसा लग रहा था कि एक तरह से
हाशिए पे आकर के और एक तलवार की नोक पे आकर के एक तरह से किस तरीके से मतलब सत्ता आएगी। लेकिन एक तरफ से मतलब कि 15 से लेके के 54 सीटों पे जाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि वाली बातचीत थी जी। और उसके बाद में ओम माथुर ने स्वयं बोला कि एक ऐसा चेहरा रास्ता है जिसकी किसी ने कल्पना ना की हो। तो उसी प्रकार से ऐसा मतलब कि जैसे राजस्थान में, लेकिन राजस्थान में मतलब कि कल्पना से परे चीज नहीं है, लेकिन सबके देखिए अलग अलग पैरामीटर्स हैं। बाबा बालकनाथ हैं तो उनका अपना अलग एक कद है, अलग महत्व है। जैसे मतलब कि नाथ संप्रदाय से आते हैं और योगी जी के संपर्क के व्यक्ति हैं। और उसी प्रकार से दिया कुमारी जो है उनका अपना अलग वर्चस्व है। राज्यवर्धन राठौड़ है, उनका अलग है। गजेंद्र सिंह शेखावत जी जो है पहले भी उनका नाम एक बार चला था उसे। तो उसी तरीके से देखिए कोई भी नाम है कुछ है उस तरीके से, लेकिन हाँ जो भी होगा तो वो मतलब ये है कि जनता के भले के लिए सब पहले सारे पैरामीटर्स देख के किए जाएंगे। और जहां तक मुझे लगता है जैसे कि अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में देखिए ऐसा कि जहाँ पर शिवराज जी जो है तो उनका बाद में जाके पहले शुरुआत की बातचीत अलग थी, लेकिन लास्ट के जो 1-2 महीने थे उनमें लाडली बहना जो योजना है तो उसका काफी हद तक मतलब उसके बारे में बोला जाता रहा। और दूसरी जैसे कि जब अच्छे जैसे आपने एक चीज मतलब बड़ी अहम बोली कि जो जिसने तलवार खींची तो उसकी तलवार जो है म्यान में डाल दी गई वापस से। तो वो चीज ऐसी, लेकिन सर इसीलिए तो सवाल कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है अजय जी। अगर हम देखें वसुंधरा राजे जी शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं, विधायकों के साथ लगातार संवाद कर रही हैं, दिल्ली में अब मुलाकात होने जा रही है। उधर आपने शिवराज सिंह चौहान जी का बयान सुन लिया, उन्होंने कहा कि मुझे दिल्ली नहीं जाना है साहब, मैं मध्य प्रदेश में ही रहूंगा, आप जनता के बीच ही रहूंगा और अब मेरा लक्ष्य है कि 29 की 29 लोकसभा सीटें जीतकर 29 कमलों की माला, फूलों की माला, पुष्पों की माला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गले में उपहार स्वरूप में डालूं। तो सोचिए सर, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस देखिए कि आप किस स्तर पर जाकर आप स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि भाई यही रहना है, अभी कुछ और नहीं चाहिए, लेकिन जो चाहिए वही सबसे महत्वपूर्ण है। कुणाल भाई देखिए कितना दिलचस्प है कि लोकसभा के प्रत्याशियों को, केंद्रीय मंत्री के प्रत्याशियों को चुनाव में उतारा गया और उन्होंने चुनाव में जीत हासिल की। और जीत हासिल करने के बाद अभी नरेंद्र सिंह तोमर जी ने, अभी पटेल साहब ने, इन लोगों ने इस्तीफा भी दे दिया, लोकसभा की सीट से, मंत्रिमंडल की सीट से इस्तीफा भी दे दिया। और एक तरफ शिवराज सिंह पाटिल जी का, शिवराज सिंह चौहान जी का अपना एक वर्चस्व हासिल है। लेकिन आप समझिए, जरा समीकरण को समझिए, यदि लोकसभा के प्रत्याशी को, केंद्रीय मंत्री के प्रत्याशी को एमएलए की सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है, तो हो सकता है चौहान साहब को सेंटर में भी लाया जा सकता है, मनाया जा सकता है। और वहां पर सिंधिया हैं, आपके नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, पटेल साहब हैं, इन लोगों को एक सीएम और डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। इसको आपको मानना पड़ेगा कि अगर वो 29 राज्य जो देने की बात कर रहे हैं लोकसभा की, अब वो लोकसभा का चुनाव आने वाला है, उस चुनाव से पहले जो ये लोकसभा की तो अगर उत्तर प्रदेश की तर्ज पर एक सीएम और 2 डेप्यूटी सीएम को बनाया जाता है, उनकी शपथ कराई जाती, तो उसके पीछे सब 2 ही महत्वपूर्ण कारण मारे जाएंगे तिवारी जी। एक तो ये कि सभी नेताओं को खुश कर देना कि 3 के बजाय 9 लोग महत्वपूर्ण पद पा गए, और दूसरा जातीय समीकरण भी साध लिया जाएगा। अगर आप देखिए उत्तर प्रदेश में तो आप अगर हम बात कर लें केशव प्रसाद मौर्य समाज और ब्रजेश पाठक जी यानी ब्राह्मण और क्षत्रिय सभी को समाहित कर लिया, और योगी आदित्यनाथ जी का तो अपना एक प्रभुत्व है। तो एक तीर से तो 3 निशाने यहां पर साध लिए जाएंगे, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। फिर तो कुणाल जी बिल्कुल यही होना ही है। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक समीकरण को देखिए शुरू से लेकर आखिरी तक, तो यही होना ही है। अभी आपको पिछले 2 दिन पहले भी आपको सुनाई दे गया होगा कि उत्तर प्रदेश के तर्ज पर एक मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम दे करके ये तीनों राज्यों में हर व्यक्ति को, हर जाति को, हर कद्दावर नेता को साधने का काम करेंगे। और ये बात आपने बहुत बढ़िया कही है, बिल्कुल ठीक कही है कुणाल जी, कि जो व्यक्ति ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करता है, गुटबाजी करता है, उसको निश्चित तौर से वो भारतीय जनता पार्टी पीछे रखने का काम करती है। अगर वो नहीं रखती है तो उसको खामियाजा भुगतना पड़ता है। नहीं, लेकिन सर आपको याद होगा, अमिताभ जी याद कर पाएंगे शायद, 2014 का वक्त था और उस समय राजस्थान में जब यहां पर सेंटर में लोकसभा चुनाव चल रहे थे और राजस्थान में वसुंधरा राजे की सरकार थी और वहां की 25 की 25 लोकसभा सीटें जीती थी बीजेपी ने, तब वसुंधरा राजे जी ने एक स्टेटमेंट जारी किया था कि ये 25 की 25 लोकसभा सीटें जीतकर एक उपहार स्वरूप मैं अपने भाई श्री नरेंद्र मोदी जी को उपहार स्वरूप देती हूं। तो आप सोचिए कि
अब आप रिकॉल करने की कोशिश कीजिए कि 2014 का समय 2024 में दोहराने की कवायद में जुटी हुई है वसुंधरा राजे जी, शिवराज सिंह चौहान भी जुटे हुए हैं कि भाई एक सीट छूट गई थी छिंदवाड़ा की, जो कमलनाथ जी का प्रभुत्व वाला इलाका था, लिहाजा अभी मुख्यमंत्री की शपथ नहीं ली है, लेकिन इस वक्त उन्होंने डेरा डाला हुआ है अमिताभ जी छिंदवाड़ा में, वहां के लोगों से जनसंवाद, लोगों के साथ खाना खाना, मुलाकातें करना और अभी से ही तैयारी कर लेना कि भाई आराम करने का और विश्राम करने का तो समय ही नहीं है। 2023 निपटा है, 2024 सामने खड़ा है। कुणाल जी, पहले मुझे बात पूरी करने दीजिएगा जी, बीच में नहीं काटिएगा। मैं आपको ये बता रहा था कि वसुंधरा जी ने जो संदेश वहां से दिया था, आज उन्होंने अगर अमित शाह से मांगा है समय, तो वो सफाई देने गई, तो संदेश दिया गया है कि ये शक्ति प्रदर्शन किस बात की हो रही है। और जैसे ही उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूँ, छिंदवाड़ा जा रहा हूँ, तो उनको भी संदेश दे दिया गया था मध्य प्रदेश में। इसीलिए वो थोड़ी लल्लो चप्पो में लग गए कि मैं तो सारी सीटें जीत करके प्रधानमंत्री जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाऊंगा, है ना। फिर वो मुलायम पड़ गए वहां पे जाके, क्योंकि वो थोड़ा सा ये जताने की कोशिश कर रहे थे कि मुझे ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। इसीलिए मैं वो यहाँ नहीं आने की कोशिश कर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि देर हो रही है केंद्रीय नेतृत्व से कि आपको ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, तो वो संदेश था, तो दोनों को संदेश दे दिया गया है। रमन सिंह ज्यादा कुछ नहीं बोले, लेकिन उन्होंने भी इशारे में कुछ बताने की कोशिश की। यहाँ पे फाइलें जो हैं उनको बैक डेट में जो अधिकारी हैं वो उस पर साइन कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, फाइलों में चेंजेस किया जा रहा है। तो उनका भी संदेश यही था कि जल्दी से जल्दी मुख्यमंत्री बनाइए, नहीं तो गड़बड़ कर रहे हैं। तो उनको भी कुछ ऐसा संदेश दिया गया है कि वो भी शांत हो गए। तो केंद्रीय नेतृत्व का समझिए तरीका कुछ चीजों को देख रहा है। और जो बात ये है कि अगर आप अनावश्यक बल प्रदर्शन करने लगेंगे तो आप पीछे हो जाएंगे, ये तो तय है। तो वो इसकी फितरत रही है और ये कह रहे हैं, ये लल्लू चप्पो की बातें हैं कि हम प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बनाएंगे। उनका कहने का मतलब ये है कि हम आपको प्रधानमंत्री बनाने की बात कह रहे हैं तो आप भी हमें मुख्यमंत्री बनाएं, लेकिन उसका मुझे नहीं लगता कि बहुत असर पड़ने जा रहा है। ठीक है, केंद्रीय नेतृत्व ने पहले ही तय किया था कि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा डिसाइड करने में कहाँ किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे हम, और वो उस पर बातचीत हो रही है, उसमें फीडबैक भी लिया जा रहा है और इन लोगों को कसा भी जा रहा है जिन्होंने शक्ति प्रदर्शन या कोई तरीका दिखाने की कोशिश की कि हम जो है मुख्यमंत्री हमें ही बनाओ। तो इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा हमें, और मोदी जी का जो निर्णय होता है बहुत चौंकाने वाला होता है। मैंने कहा ना कि तो कुछ सर एक महत्वपूर्ण सवाल है सर मेरा कि आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है, जितने बड़े बड़े नेता जो मुख्यमंत्री की रेस में नजर आ रहे हैं, क्या इन्हीं में से ही कोई एक कुर्सी पर बैठेगा, या फिर योगी आदित्यनाथ, पुष्कर सिंह धामी या फिर मनोहर लाल खट्टर जैसा कोई अलग से बिहाइंड द कर्टेन वाला कोई चेहरा कुर्सी पर लाया जाएगा? सर मुझे तो लग रहा है कि जो है ना आदिवासी, ओबीसी और महिला, ये तीन समीकरण हैं और इसी का पालन होने जा रहा है। ठीक है, इस लिहाज से अगर देखा जाए तो हाँ, छत्तीसगढ़ में मुझे लगता है कि ओबीसी चेहरा आ सकता है, मध्य प्रदेश में आदिवासी चेहरा आ सकता है, या आदिवासी चेहरा छत्तीसगढ़ में और ओबीसी चेहरा मध्य प्रदेश में आ सकता है। राजस्थान में थोड़ा सा है चक्कर, वहां ये भी हो सकता है कि वो क्या नाम है उनका, अर्जुन राम मेघवाल जो है उनको भी ट्राई किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन दिनेश जी आपको लगता है कि जितने कद्दावर नेता इस वक्त सेंटर से लेकर स्टेट तक चुनाव लड़ते नजर आए, जिसमें अगर मध्य प्रदेश की हम बात कर लें, नरेंद्र सिंह तोमर हो गए, कैलाश विजय वर्गीय हो गए, वहां पर नरोत्तम मिश्रा हो गए, भले वो नरोत्तम मिश्रा जी अपना चुनाव हार गए हों, शिवराज सिंह चौहान जी हो गए, और या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया जो चुनाव ना लड़े हों लेकिन पूरा दमखम दिखा दिया, आप देख लीजिए कि चुनाव जिताने के लिए। और पिछली सरकार जो कमलनाथ जी की गिराकर बीजेपी की सरकार को अस्तित्व में लाने का भी क्रेडिट उन्हीं को ही जाता है। आपको लगता है कि इनको नेग्लेक्ट करना या साइडलाइन करना इतना आसान होगा, और आसान नहीं है इसलिए इतना समय लग रहा है? सर ये जो मतलब जो आपने नाम लिए दो बड़े मध्य प्रदेश में, तो ये लार्जर देन लाइफ मतलब इमेज रखते हैं और मतलब पूरा असर रसूख अपने तरीके से पूरा रखते हैं। तो इस तरीके से नेग्लेक्ट करने वाली बातचीत नहीं है। देखिए मतलब कि भाजपा में जैसे एक तरह से एक बहुत अच्छी बातचीत है कि डिसिप्लिन पार्टी है। तो जैसे एक तरह से जो इतने जो मतलब कि जो बड़े चेहरे लड़ाए गए, उनका रीजन यही था कि मतलब कि केंद्रीय नेतृत्व जब जिस टाइम पे जो आदेश देगा उसके मुताबिक सबके सब काम करेंगे। और जैसे कि एक झटके में जैसे कि सबको जो बोला गया कि भाई आप लोग इस्तीफा दें और जो लोकसभा छोड़ करके
जो विधानसभा है उसमें लोगों की सेवा करें और अगले चुनाव की तैयारी करें। तो एक झटके में सबने मेरे बिना किसी क्वेश्चन के बिना और आगे मतलब जो अपना काम था वो करना शुरू कर दिया। तो इसलिए देखिए जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया का आपने नाम लिया, तो अपने तरीके से पहले दिन से और वो खुद बोलते हैं, अब वो उनकी सरलता और सादगी की बातचीत है कि पहले दिन से बोलते हैं कि भाई मैं सीएम की रेस में नहीं हूँ, ना मेरा कोई मतलब ऐसे कोई मेरी मंशा है। तो इस तरीके से हो सकता है कि उन्हीं को लेके आ जाए, हो सकता है शिवराज जी को लेके जाए, हो सकता है नरोत्तम मिश्रा खैर चले गए, मतलब हार गए उसमें, तो उसमें मतलब कि ओरे से बाहर हो चुके हैं। लेकिन एक तरह से मान के चलने की जो 3-4 चेहरे जो हैं उन्हीं में से कोई ना कोई, बाकी इसी प्रकार से राजस्थान में जैसे मैंने जो बताया कि 4-5 चेहरे जो हैं, और मुझे लगता नहीं किसी प्रकार के कोई, देखिए इस बार जैसे कि अब वसुंधरा जी के बारे में बोला जा रहा था कि कोई खेमबंदी या इस तरह कोई चीज है, तो मुझे ऐसा कोई नहीं लगता, क्योंकि जैसे कि एक तरह से मैसेज थोड़ा गलत गया उस प्रकार से, क्योंकि लोग सिर्फ बधाई दी, क्योंकि जैसे पहले 2 बार सीएम रह चुकी हैं और उनका प्रेम भाव जो है लोगों से अपने तरीके से काफी कुछ रहा है। तो उसी के नाते मेरे ख्याल से जो विधायक जो जीते वो सब कैसे उनके पास में पहले आकर के और उनसे आशीर्वाद लेने या प्रेमवश बधाई देने के लिए आए थे, तो उसको लेकर के बाद में उन्होंने क्लियर भी किया उस बात को लेकर के भी सब मेरे पास लोग बधाई देने के लिए आए थे। तो सब लोग देखिए डिसिप्लिन तरीके से सब काम कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता किसी प्रकार के कोई संशय या दिक्कत वाली कि हाँ बस इंतजार करना होगा उस समय का जब नामों का ऐलान होगा। लेकिन डॉक्टर अजय जी माफ कीजिएगा कि हम एक तरफ कह रहे हैं, प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि देश में बस एक ही जाति है, गरीब की, मजदूर की, युवा की और किसानों की, लेकिन उसके बावजूद भी जब मुख्यमंत्री का चयन होता है तो इन जातियों से अतिरिक्त जिन जातियों पर समीकरण साधते हुए चुनाव लड़े जाते हैं उनको ही सबसे आगे प्रायोरिटी पर रखा जाता है। तो कैसे सर बैलेंस बनाया जाएगा सर? अजय जी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? तो शायद सब आवाज नहीं पहुंच पा रही। अमिताभ जी मेरा आपसे यही सवाल होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था राहुल गांधी के ओबीसी कार्ड के मुकाबले कि देश में बस एक ही जाति है, गरीब, किसान, महिला और युवा, इन्हीं जातियों को ध्यान में रखते हुए विकास की नीति को अंजाम दिया जाएगा। लेकिन जब मुख्यमंत्री पद का चयन होता है या डेप्यूटी सीएम का चयन होता है तो ये चीजें थोड़ी साइडलाइन की जाती हैं और फिर हम देखते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और जो राजपूत हैं या फिर जो अनुसूचित जाति है, जनजाति है, इनको सबसे पहले आगे देखा जाता है। तो सही जो कॉन्ट्रडिक्शन है इसे कैसे बैलेंस किया जाएगा कि एक संदेश भी अच्छा जाए और 2024 भी साध लिया जाए? नहीं देखिए, जिस तरीके से जीत मिली है ना, तो मुझे लगता है कि अभी स्वतंत्रता मिली है मोदी जी को, वो नया संदेश दें, जो डेफिनेशन वो तय करना चाह रहे हैं उस दिशा में अगर एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो जनता को भी मैसेज जाएगा कि भाई जाति और धर्म को लेकर के बहुत अड़िए मत, आदमी कौन काम कर रहा है, कौन काम के लायक है और किस वर्ग को हमें ज्यादा आगे बढ़ाना है उसके लिहाज से हमें देखना चाहिए। और जिस ढंग की जीत मिले उसमें ये वो तय कर सकते हैं। इसके अलावा जिस ढंग से अखिलेश यादव जो है ना पीडीए कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं जी, तो उसको भी मात देने की इनकी कोशिश होगी। जाति जनगणना को लेकर जैसे ये लोग बहुत अग्रेसिव थे और उसको भाजपा ने बहुत ही मुलायम ढंग से हैंडल किया, मतलब उसको सपोर्ट भी पूरा नहीं किया और विरोध भी नहीं किया, और जनता ने संदेश दिया कि नहीं हमें जाति जनगणना और इन सब चीजों को लेकर के नहीं हम ज्यादा चिंतित हैं। तो हिम्मत मिली होगी भाजपा को, मोदी जी को हिम्मत मिली होगी कि अब वो जो है उस लाइन पर खेलना बंद करें जिस लाइन पे इलेक्शन चलते हैं। आपको पता है कि जब भी टिकटों का बंटवारा होता है तो जाति का बड़ी ध्यान रखा जाता है और धर्म का भी, जहाँ पे कि खास करके मुस्लिम जाति के लोग ज्यादा, मुस्लिम धर्म के लोग ज्यादा हैं, ये बहुत काउंट करता है। उसको तोड़ने की कोशिश मेरे ख्याल से मोदी जी कर रहे हैं और ये टूटता हुआ नजर आ रहा है जिस ढंग से इन 3 प्रदेशों में भाजपा को समर्थन मिला है, उससे मुझे लगता है तो कुछ बेहतर निर्णय भाजपा ले सकती है। ठीक है डॉक्टर अजय तिवारी जी, क्योंकि आवाज पहुंच रही सर आप तक? जी आगे जी, क्योंकि हम देख रहे थे कि जिस तरह से लॉबिंग हो रही थी, लॉबिंग होने के साथ साथ कई ऐसे चेहरे भी थे जो लगातार मुख्यमंत्री की रेस में सामने नजर आ रहे थे, मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक। लेकिन जिस तरह से एक मुश्त प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, सभी दिग्गज नेताओं को साइडलाइन करके, और चुनाव के नतीजे भी बीजेपी के पक्ष में आए और यह बात जगजाहिर हो गई कि मोदी की गारंटी पर ही ये तीनों राज्य बीजेपी ने हासिल किए हैं। तो क्या मान लिया जाए कि आप कितना भी शक्ति प्रदर्शन कर लीजिए, दिल्ली से लेकर भोपाल, भोपाल से लेकर रायपुर और रायपुर से लेकर आप जयपुर तक चक्कर लगा लीजिए, लेकिन जो केंद्रीय आलाकमान ने तय कर दिया उस आदेश के आगे सबको सिर झुकाकर काम करना होगा? तो कृणाल जी, ये उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में जब मुख्यमंत्री बनाए जा रहे थे तब मनोज सिन्हा का नाम बहुत ऊंचा आ रहा था
वहां पर मनोज सिन्हा से ऊपर जो है कोई नहीं था, लेकिन अचानक जो है AK शर्मा जी को लाया गया कि भाई AK शर्मा जी को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से लखनऊ में अपने हिंदुत्व कैडर को लेकर के लॉबिंग की थी, तो अमित शाह को तुरंत योगी आदित्यनाथ को बुलाकर मुख्यमंत्री बनाना पड़ा था। इस बार इस चुनाव में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये निश्चित तौर से आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के नाम पर, नरेंद्र मोदी की गारंटी पर चुनाव लड़ा गया है और तीनों राज्य नरेंद्र मोदी के आधार पर ही जीता गया है। लेकिन यह भी तय है कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को कोई इनाम नहीं मिलेगा जो चंडीगढ़, ग्वालियर, चंबल को जीत चुके हैं? क्या उस छिंदवाड़ा की बात जिसको शिवराज सिंह चौहान जी कह रहे हैं उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा? या नरेंद्र सिंह तोमर या पटेल साहब जिनको केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा देकर चुनाव लड़ना पड़ा हो, आज इस्तीफा मिल गया है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसीलिए यह बनाना चाहती कि एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री लाएंगे और सारी जातियों को, सारी समीकरण को सेट करेंगे। और शायद इसीलिए पिछले 2-3 दिन से बैठक हो रही है और इसी बैठक के नतीजे में अब दिया कुमारी का भी कद छोटा नहीं है, बालकनाथ को देख लीजिए, वो भी अपने लॉबिंग करने में लगे हुए हैं। सिंधिया का तो शुरू से लोग मान रहे थे कि कितना बढ़िया राजनीति खेला है भारतीय जनता पार्टी ने। ये तो सीखने वाली बात है कि वो सिंधिया जिनके नाम पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए, जनता को एहसास दिला दिया कि मैं सिंधिया को पीछे कर चुका हूं, यानी सिंधिया इज नथिंग। आप देखिए माधव सिंधिया जी ने चाहे कितनी भी लॉबिंग करनी हो कर लें, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलेगी इस बार सेंट्रल की, और सेंट्रल की मीटिंग ने मेरे हिसाब से तय कर लिया है कि एक मुख्यमंत्री और 2 उपमुख्यमंत्री बनाकर हर जाति और संपर्क को साधने का काम करें। ठीक है दिनेश जी, आपको लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को साइडलाइन करना या फिर थोड़ा सा शांत रहना उनके कहने के लिए इतना आसान होगा? क्योंकि हो सकता है उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि भाई शिवराज सिंह चौहान नो डाउट उनकी लाडली बहना के नाम पर जमकर वोट पड़े, लेकिन वो पिछले 18 साल से सीएम की कुर्सी पर विराजमान है, लिहाजा एक नया चेहरा होना चाहिए और ये भी एक्सपेरिमेंट कर लेना चाहिए कि बीजेपी की ही सरकार, लेकिन नया मुख्यमंत्री कितना एक्सपेरिमेंटल है, कितना फ्रूटफुल है। तो आपको लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को कंसिडर किया जा सकता है? बिल्कुल किया जाता है। देखिए मैं इसमें एक छोटी सी बताना चाहूंगा, जैसे कि हरियाणा में पहले से एक मिथक था या एक तरह से परिपाटी चली आ रही थी कि जाट मुख्यमंत्री के अलावा और कोई मुख्यमंत्री वहां पर नहीं हो सकता, क्योंकि ज्यादा मेजोरिटी जो है वहां पर जाट है। लेकिन ये भाजपा ने एक तरह से किया, मोदी जी ने एक तरह से ये करके किया कि जो खट्टर साहब हैं उनको लेकर के, और वो सर्वमान्य थे, मतलब जैसे 2 टर्म इन्होंने पूरे करने के उस पर आ रहे हैं, तो लेकिन किसी प्रकार से किसी को आपत्ति नहीं थी। तो उसी प्रकार से देखे से कि जाति पाति वो सब चीजें अहम नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अब जैसे सभी के सभी अगर राजपूत बना दिए या सभी ब्राह्मण बना दिए या सभी जाट या यादव बना दिए, तो वो एक तरह से एक अलग चीज होती है। मतलब एक तरह से ये होता है कि सम्मानजनक स्थिति में लाने के लिए होती है कि जैसे कि एक जाति के और जैसे किसी को अगर कहीं पहुंचाया जाता है तो उसमें एक तरह से उस जाति को सम्मानित करवाने के लिए होती चीजें। और दूसरे जैसे कि आते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया इन पे आते हैं, तो देखिए एक रीजन पूरा जो है वो इनके नाम पे एक तरह से आज भी इनको महाराज की तरह ही ट्रीट, महाराज मतलब की इज्जत से कि ठीक है उनके पुरखे जो हैं तो उनसे लेके आज तक जो है वही परिपाटी चली आ रही है। और वहां के वोटर्स जो है उनको अपने परिवार का सदस्य और एक तरह से मतलब की अगुआ समझते हैं, मुखिया समझते हैं। तो उस प्रकार से उनको नेग्लेक्ट करना एक तरह से अपने आप में मतलब बहुत मतलब है कि अलग सी बातचीत होगी। लेकिन हाँ जो भी जैसे होगा तो उसमें इनकी पूरी सही रहेगी, और हो सकता है इनको कोई मतलब प्रदर्शित मतलब नहीं होगा ये कहना कि मतलब कि मुख्यमंत्री इसमें कोई खास बड़ी बात नहीं होगी फिलहाल अभी से, मतलब कि अलग होते हुए नजर आए। लेकिन एक तरह से अगर बना दिया जाए तो मतलब उसमें, लेकिन क्योंकि शिवराज जी के बनने के मतलब जैसे बीच में कुछ चीजें आई, क्योंकि अगर बनाना जैसे होता तो अभी तक मेरे ख्याल से अभी तक डिक्लेयर कर चुके होते, क्योंकि पेज अगर फंसा है तो कहीं ना कहीं मान के मैं ही चलता हूँ कि अगर डिक्लेयर नहीं किया गया था नाम तो उसमें ये था कि गुटबाजी को तोड़ने के लिए और एक अलग से मतलब एक तरीके से करके चलने के लिए उनके अनुभव का लाभ 100% पार्टी लेना चाहेगी और किसी प्रकार से नाराज भी नहीं करना चाहेगी। और किसी और को कुणाल जी अगर बनाएंगे भी तो इनकी मंशा के बिना और इनकी से के बिना इनको कॉन्फिडेंस में लिए बिना नहीं करेंगे ऐसे, और अगर करेंगे तब भी इनको केंद्र में या कहीं ना कहीं को बड़ा दायित्व जो है उनको देना पड़ेगा। वो तो ऑलरेडी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं ही, लेकिन अमिताभ जी आज अभी जैसे जानकारी मिली है कि 5 बजे के आसपास जेपी नड्डा जी से वसुंधरा राजे मुलाकात करने जा रही है, शाम 7 बजे ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी मुलाकात है जेपी नड्डा जी से। इन मुलाकातों के क्या मायने हैं? क्योंकि पहली मुलाकात का तो आपने बता दिया कि भाई उनको आगाह किया जा रहा है कि ऐसा शक्ति प्रदर्शन ना करो, लॉबिंग ना करो, शांत रहो, कूल डाउन रहो, अच्छा ही नाम आएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया की जेपी नड्डा से जो मुलाकात है उसके सियासी मायनों को आप किस तरह से टटोल रहे हैं सर?
लग रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मिलने बातचीत करने के लिए टाइम मांगा है, तो कुछ हो सकता है कि इंटरनल बातचीत हो उनमें, या ज्योतिरादित्य को समझाने के लिए बुलाया गया हो, वसुंधरा राजे को भी बुलाया गया हो इसी लिहाज से डिस्कशन करने के लिए, और भी नेताओं से बात हो रही होगी, क्योंकि वसुंधरा जी को वहां से यहाँ आना पड़ा, उनको संकेत दिया गया था कि आप आइए इधर। तो मुझे अब पूरी आशंका है कि वसुंधरा जी को ये समझाया गया है कि भाई आप मसल्स मत पुल कीजिए, मसल्स वहां पे ये मत दिखाइए मत, यहाँ पे जो यहाँ से तय होगा और उसमें सबको मानना है, कोई मना नहीं करेगा। देखिए प्रबल उम्मीदवार के तौर पे तो वसुंधरा राजे हैं, लेकिन वहां पे चेंजेस के मूड में है। आपको पता है कि पहले से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी पटी नहीं थी जी, तो वो सब जानते ही हैं। तो वहां पे कुछ चेंजेस होना है, वो क्या होगा ये बहुत ही, उस पर नाम लेना बहुत मुश्किल है। मैं ले सकता हूँ नाम, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अब अगर आप देखें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रहलाद पटेल मध्य प्रदेश के लिए मुझे लगता है अगर बदलाव होते हैं तो ये दो बहुत अच्छे नाम वहाँ पे। वैसे ही रेणुका सिंह, अरुण साव जो है वहां पे बहुत अच्छे नाम है, क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छे नाम है, इनका नाम किया जा सकता है। यहाँ देखिए पहले जिस तरह से दिया कुमारी को आगे बढ़ाया जा रहा था चुनाव के ठीक पहले से जी, तो ऐसे लग रही थी बात कि दिया कुमारी को आगे बढ़ा करके लाया जाएगा, लेकिन कुछ समीकरण बदले हैं। आपने देखा कि कैसे वसुंधरा राजे भी जो है वो भी नरम पड़ी और केंद्रीय नेतृत्व ने भी फिर उनको चुनाव में बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाया सेकेंड हाफ में और उनको पूरा मौका दिया। तो उम्मीद है कि वहां पे अभी भी मतलब जो है मुझे लग रहा है कि अर्जुन राम मेघवाल को मुझे लग रहा है कि कहीं चांस दिया जाए। ठीक है, लेकिन अजय जी आपको लगता है कि जो 21 सांसद बीजेपी ने उतारे इन चुनावों में, जिनमें से 12 ने जीत हासिल की और सभी से इस्तीफा लिया गया है लोकसभा सांसद के तौर पर, क्या इनको कैबिनेट राज्य सरकार में कहीं ना कहीं प्लेस करने की कोशिश की जा रही है कि कहीं ना कहीं आप खुश रहें, कोई बड़ा महकमा दे दिया जाए कि आप संतुष्ट रहे? क्योंकि मुख्यमंत्री कुर्सी पर तो एक ही बैठेगा, दो डेप्यूटी सीएम हो जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जो बाकी 6 लोग हैं उन्हें भी तो कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा। तो यह माना जा रहा है कि सभी को संतुष्ट खुश करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अगर आप एरिया वाइज देखें तो मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक जितने बड़े नाम हैं उन सबका सर सिक्का चलता है, तूती बोलती है, और 2024 दूर नहीं है। लिहाजा सबके नेतृत्व को शांत करना है, सबके लीडर्स के जितने कार्यकर्ता हैं उनको भी खुश करना है, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है सर। क्योंकि यह सवाल मेरा इसलिए क्योंकि सभी से इस्तीफा लिया गया एक साथ, इस्तीफा सबसे लिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास अभी बहुत सी राज्यसभाएं की सीटें भी हैं। आप देखिए उसमें भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो उम्मीदवार भी हो गए हैं, जो अपने आगे आने वाले एमपी का चुनाव की टिकट भी उनको शायद नहीं मिले। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने उनको समझाने का काम किया है, राज्यसभा की सदस्यता दिया जा सकता है। और इस्तीफा इसलिए भी लिया गया है कि आप अपने क्षेत्र में जाइए और वहां से राज्यसभा भी आप हो सकते हैं और आगे चल के भारतीय जनता पार्टी आपके लिए अच्छा ही सोचेगी। अब आपको अपने क्षेत्र में रह करके इस 2024 के चुनाव को कैसे जिताना है, तो उनको गार्जियन भी बनाया जा सकता है। उनको कद तो दिया ही जाएगा, ऐसा नहीं कि उनको कद नहीं दिया जाएगा, क्योंकि कद उनका लोकसभा का था और केंद्रीय मंत्री का था, तो एक बड़ा कद था। तो उस बड़े कद को संभालने का काम भी भारतीय जनता पार्टी कहीं राज्यसभा ले जाकर के काम कर सकती है, या कहीं आपको राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। बहुत से ऐसे काम करने वाली है पार्टी, आप देखिएगा। ठीक है, शायद जी आप तक आवाज पहुंच रही है अजय जी? आवाज आ रही है, पर हमारा ये दूरदर्शन कट गया है जी। ठीक है, फिलहाल फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन दिनेश जी, आपको लग रहा है, क्योंकि आज पीएम नरेंद्र मोदी जब संसदीय दल का अभिनंदन समारोह में शामिल हुए, उन्होंने तमाम सांसदों से एक ही चीज कही कि अपने अपने कार्य क्षेत्र में जाइए और सीधे से संपर्क करके सबको बताइए कि बीजेपी के केंद्र से लेकर स्टेट की जो सरकारें हैं वो किस तरह से जन कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ा रही हैं। लिहाजा जितने बड़े लीडर्स विधायक के तौर पर चुनाव लड़ते नजर आए इन 3 राज्यों में, सबको ग्राउंड जीरो पर उतारा गया है। उसका एक मेन कारण यह भी है कि आप इस बार तो नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर उनकी गारंटी पर चुनाव लड़ लिया गया, लेकिन जब हम 400 पार का नारा देखते हैं तो वो भी इतना आसान नहीं होगा। लिहाजा अभी से ही जुटना होगा और ग्राउंड जीरो पर उतरना होगा, तब जाकर आप अब की बार 400 पार के नारे को सच्चाई में तब्दील कर पाएंगे।
जी बिल्कुल, मतलब ये एक तरह से क्लियर मैसेज यही है कि एक तरह से आप कार्यकर्ता के तौर पे जाकर के और जो ग्राउंड है उस पे जाके मतलब कि जनता से जितना संपर्क साध सके वो संपर्क साध करें, ग्रास रूट लेवल के वर्कर के तौर पे काम करें, जैसे कि 2024 जो है उसमें 400 पार का जो है नारा जो है उसको पूरा कर सकें। और एक एक चीज क्लियर है, जैसे कि अनुभव है तो अनुभव का लाभ लेने वाली बातचीत है। दूसरी जहां तक जैसे बातचीत है उसके बारे में उनको जैसे कि पहले जो थे डॉक्टर जो तिवारी इन्होंने बताया, तो उसी प्रकार चीजें वही है कि जैसे जो चीजें हैं उनके मतलब में उनको पता है कि ठीक है कि आगे कहीं ना कहीं संगठन में उनको जगह मिलेगी या डिप्टी सीएम बना के या जो सीएम को जो बनेंगे उसको तो उसको लिए काम करेंगे बाकी। लेकिन वही है कि जैसे पूरे तरीके से 100% ये वही है कि मैसेज क्लियर दे करके कि 2024 का जो चुनाव है वो पूरे सम्मिलित होकर के, एक मत होकर के और एक रास्ता के साथ लड़ा जाए। बिल्कुल, और उसी के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से मूल मंत्र भी दे दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय साझा करने के लिए। अब आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे सीधे इस वक्त दिल्ली का रुक करते हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी से विधायक दिलीप पांडे इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दिल्ली के एडमिन स्ट्रक्चर का वो हिस्सा जो सीधे सीधे केंद्र की सरकार के अधीन आता है वो जवाबदेही से बचता जा रहा है। जब मैं बात कर रहा हूं दिल्ली के अंदर जो ओवरऑल हेल्थ केयर सिस्टम है उसकी, दिल्ली के अंदर 3 तरह के अस्पताल हैं। एक एमसीडी के अस्पताल, दूसरा दिल्ली की सरकार के अस्पताल और तीसरा दिल्ली के अंदर बहुत बड़े बड़े केंद्र की सरकार के अधीनस्थ आने वाले अस्पताल। इन अस्पतालों में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल, गवर्न, एडमिनिस्टर किए जाने वाले अस्पतालों में एम्स अस्पताल है, सफदरजंग अस्पताल है। और इन अस्पतालों में जो अनियमितताएं हैं, अस्पतालों के अंदर जो घटित हो रहा है वो कहीं भी किसी भी संवैधानिक संस्था के स्क्रूटनी के दायरे में नहीं है। मैं आप सबका ध्यान एक खबर की ओर ले आना चाहूंगा। ये देखिए, ये सफदरजंग अस्पताल का हाल है। मरीज जब जाते हैं सफदरजंग अस्पताल में, बेड नहीं है कह के उन्हें लौटा दिया जाता है। लेकिन उस अस्पताल की व्यवस्था और वहां मौजूद दलालों के बीच ऐसी साठगांठ है कि अगर आप 25, 35, 45, 50 हजार रुपए खर्च करेंगे तो कुछ देर पहले जो बेड नहीं था वही बेड आपके लिए उपलब्ध हो जाता है। आप सोचिए कि ये अस्पताल सीधे सीधे केंद्र की सरकार के स्वास्थ्य मंत्री के अधीन आता है। इस तरह की घटना, ये क्रिमिनल एक्ट है कि आप एक मरीज को प्रोसेस के जरिए अपनी व्यवस्था में बेड नहीं दे पा रहे, लेकिन आपके नाक के नीचे दलाली फल फूल रही है। आपराधिक कृत्य है ये। यहां की अपराध व्यवस्था को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी अमित शाह जी की है, स्वास्थ्य मंत्रालय मंडाविया जी के पास है। और चूंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है तो मुझे पूरा विश्वास है कि देश विदेश, यहां से लेकर के मंगोलिया तक की खबर रखने वाले माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भी इस बात की जानकारी होगी। मेरा सीधा सा सवाल है कि आपके अधीन आने वाले जो अस्पताल मरीजों को बेड नहीं दे पा रहे हैं और दलाल पैसे से बेड दिलवा रहे हैं, इस तरह के भ्रष्टाचार के ऊपर जहां आपके अस्पताल का प्रशासन भी लिप्त है, आप चुप क्यों हैं? मैं स्वास्थ्य मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, मैं गृह मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं और माननीय प्रधानमंत्री महोदय से भी पूछना चाहता हूं। अस्पतालों की व्यवस्था को लेकर यहां पर आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सीधा आरोप लगाती हुई व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं हीला अवाली का। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए खबरें आगे जारी हैं।